बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेक्चर नंबर 3 और प्रॉपर्टीज़ और डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम एनोड रेज की डिस्कवरी देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट था हमने पीछे डिस्कस किया है, उसके अंदर हमने कैथोड रेज को स्टडी किया था। तो कैथोड रेज क्या थी हमारे पास कि जब हम क्या करते हैं प्रेशर को एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वैक्यूम पंप लगा होता है जिसकी मदद से हम यहाँ पर क्या करते थे, प्रेशर को एडजस्ट करते थे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब हम प्रेशर जो है 0.01 टॉर कर देते हैं और वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, ऑलमोस्ट 5000 से लेकर 10,000 वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तो कुछ ऐसी रेज प्रोड्यूस होती है जो कि कैथोड से प्रोड्यूस होती है और वो एनोड की तरफ ट्रैवल करती हुई जब यहाँ पर गिलास के साथ डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ टकराती है तो वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करती है, जिसे हमने फ्लोरेसेंस का नाम दिया था। अब वो कहता है कि जब ये जो कैथोड रेज जो है प्रोड्यूस होती है और वो जो ट्रैवल कर रही होती है एनोड की तरफ, तो कुछ ऐसी रेज भी होती है जो कि अपोजिट टू द कैथोड, यानी वो एनोड से जो है वो कैथोड की तरफ जाती हुई मालूम हो रही होती है। दोबारा सुन लेंगे। जब कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही होती है तो कुछ ऐसी रेज भी प्रोड्यूस होती है जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई मालूम होती है और उनको नाम दिया गया एनोड रेज का। ऐसी रेज जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जाती हुई मालूम हुई है उनको नाम किस चीज़ का दिया, एनोड रेज का नाम दिया गया। ठीक है जी। तो एनोड रेज जो है वो डिस्कवर होगी, यानी पॉजिटिव रेज डिस्कवर होगी। पॉजिटिव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि कैथोड जो है उस पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो अगर एनोड से कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव चीज की तरफ जा रही होगी तो उस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, और एनोड रेज उनको नाम दिया गया। एनोड रेज का एक और नाम होता है और उसको हम कहते हैं क्या चीज, कैनाल रेज। तो कैनाल रेज इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमने एनोड्स को यहाँ पर कैथोड के अंदर सुराख कर दिए थे, हमने वो सुराख किस लिए किए थे, ताकि एनोड रेज यहाँ से सुराखों से निकल के और जब यहाँ पर दीवार पर जाकर टकराती है तो ये भी एनोड रेज भी क्या करवाती है, फ्लोरेसेंस करवाती है, चमक प्रोड्यूस करती है, ग्लो प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर सुराख कर दिए। कैनाल का मतलब क्या होता है, होल्स। ठीक है जी। कैनाल का मतलब क्या होता है, होल्स। तो कैथोड्स के अंदर जो सुराख किए हैं वहां से निकलकर आगे जो है ना टकरा के हमें पता चल रहा है कि एनोड रेज है ये। ठीक है जी। तो मतलब वो जो होल से निकलकर आगे, कैनाल्स से निकलकर आगे फ्लैशेस प्रोड्यूस कर रही है, तो उसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, कैनाल रेज का नाम दिया। ठीक है जी। क्यों, क्योंकि ये कहां से निकलती है जी, फ्रॉम कैथोड सरफेस, या कैथोड से निकलती है। और कैथोड जो है हमने कौन सा इस्तेमाल किया हुआ था, कैथोड जो है परफोरेटेड कैथोड था, परफोरेटेड जो है कैथोड इस्तेमाल किया है। परफोरेटेड वैसे जो है ना लफ्जी मतलब क्या होता है परफोरेटेड का, मसामदार। ठीक है जी। मसामदार को हम कह सकते हैं हैविंग होल इन इट। ठीक है जी। क्या कह सकते हैं, हैविंग होल्स इन इट। और होल्स को दूसरे वर्ड्स के अंदर हम क्या कहते हैं, कैनाल्स कहते हैं। इसीलिए क्योंकि ये कैनाल्स या होल्स या परफोरेशन से निकल रही होती है और आगे जाके स्ट्राइक करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैनाल रेज का नाम देते हैं। उसके बाद है जी रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज प्रोड्यूस क्यों हुई है, तो जब यहां पर कैथोड रेज ट्रेवल कर रही होती है, क्या ट्रेवल करती है, कैथोड रेज जब शुरू में ट्रैवल कर रही थी जो कि कैथोड से निकली थी, तो वो करती क्या है, यहाँ पर कोई भी मेटल या कोई भी गैस का एटम मौजूद होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, कैथोड रे ट्रैवल कर रही है, तो ये करती क्या है, ये इसके साथ जाके टकराती है और टकराने के बाद क्या करती है, यहाँ से ये तो निकल ही जाती है, कैथोड रेज तो निकल जाती है, साथ में इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल लेती है, इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल लेती है। तो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज अगर निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, जिसे हम केटाइन कहेंगे। और जो केटाइन बनेगा गैस की वजह से बना है ना,
ठीक है जी, किस वजह से बना है? गैस की वजह से। और वो किस तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा? जाहिर सी बात है कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है ना। तो जैसे ही ये पॉजिटिव आयन बनेगा, ये किस तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा? कैथोड की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा। तो ये एनोड से आता हुआ महसूस हो रहा है और कैथोड की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, ये जो केटाइन होगा ये किस तरफ जा रहा होगा? कैथोड की तरफ जा रहा होगा और एनोड से आता हुआ महसूस हो रहा है। तो अगर एनोड से आता हुआ महसूस हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एनोड जो है पार्टिकल या एनोड रे का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल है हमारे पास कोई भी, उस पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद क्या करता है? वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या बना देते हैं? एम पॉजिटिव आयन, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। एक जो स्ट्राइक कर रहा था, एक यहाँ से निकाल लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाएंगे। और ये है जी रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज, कि एनोड रेज इस वजह से प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है जी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने जो प्रॉपर्टी के अंदर सिंपल बताया है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम भी एक्सप्लेन नहीं करते। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर ये बताता है कि ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। सिंपल, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये पहली बात होगी। ठीक है जी, कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बताता है। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं। यहाँ पर भी अगर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रखेंगे, गैर शफाफ जिस्म रखेंगे, तो वो उसका साया बना देगा, शेडो बना देगा। तो इससे मुराद क्या है? कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। बस वैसे ही आपने लाइन के अंदर लिख देना है कि एनोड रेज जो है वो क्या करते हैं? दे आर आल्सो मूव इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर लिख देते हैं, चले, दे आर आल्सो मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। उसके बाद अगर इनके रास्ते में भी कोई कंपाउंड रखते हैं, कोई मटेरियल रखते हैं, तो उन पर वो फ्लोरेसेंस यानी फ्लैशेस प्रोड्यूस करता है। तो ये जहाँ जाकर जिंक सल्फाइड पर क्या करता है? फ्लैशेस जो है वो प्रोड्यूस करता है। फ्लैशेस को क्या करता है? जिंक सल्फाइड पर जाकर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या है जी? E/m वैल्यू। ये थोड़ा सा पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला है। पहले वाले तो बिल्कुल सिंपल से लिखे हुए थे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और जिंक सल्फाइड पर क्या करते हैं? फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, एक्सप्लेन करने वाला है। जब हम इसकी E/m वैल्यू मालूम करते हैं, तो E/m वैल्यू हम 2 चीज़ों के लिखते हैं, ऑफ कैथोड रे, ठीक है जी, E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रे और E/m वैल्यू ऑफ एनोड रे। किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये हम पहले देखना चाहते हैं। पहली बात तो आप ये देखें कि एनोड रे और कैथोड रे है क्या। कैथोड बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। कैथोड क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। और एनोड जो है ना वो बेसिकली क्या है? केटाइन है। एनोड क्या है? बेसिकली केटाइन। तो केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, यानी एथोड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज तो सब पे, दोनों पे सेम है, तो E तो दोनों के ऊपर सेम है। हमने देखना है मैस जो है वो किसका ज़्यादा है, किसका कम है। तो जाहिर सी बात है एनोड, केटाइन। अब एक एटम की बात करें तो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और साथ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात को समझना है कि एक एटम की अगर हम बात करते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर केटाइन बना था, उसके अंदर अभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाकी हैं। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो बाकी होंगे। तो प्रोटॉन्स भी मौजूद है, न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं और काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो केटाइन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं कैथोड रे, उसमें तो है ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, तो इसका मास क्या होगा? कम होगा, ठीक है जी। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, काफी सारी चीजें मौजूद है। तो इसका मास जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। मास जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ केटाइन।
पहले तो ये बता देना कि किसका ज़्यादा होगा। अगर आप ये आंसर दे देते हैं तो आगे आसान है। तो मास ऑफ केटाइन जिसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और अगर मास ऑफ केटाइन ज़्यादा है तो चार्ज टू मास इन्वर्सली रिलेशन है चार्ज टू मास रेशो के अंदर मास का। तो अगर मास ज़्यादा है तो इसका तो चार्ज टू मास रेशो किस चीज़ की ज़्यादा होगी? कैथोड रे की। तो E ओवर m वैल्यू ऑफ कैथोड जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू E ओवर m वैल्यू ऑफ एनोड या केटाइन। ठीक है जी। तो E ओवर m वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? कैथोड की ज़्यादा होगी। ठीक है जी। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी? वाई E ओवर m वैल्यू ऑफ एनोड रेज चेंजेस या डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। क्वेश्चन क्या है जी? वाई E ओवर m वैल्यू ऑफ एनोड रे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पर क्यों डिपेंड करती है? कैथोड रे की हमने बात की थी कि वो ना तो कैथोड पर डिपेंड करती है ना एनोड या फिर गैस पर डिपेंड करती है, दोनों चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। उसमें हमने रीज़न दी थी कि दे आर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स, चाहे कैथोड से निकले चाहे गैस से निकले। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एनोड रेज डिपेंड करती है अपॉन नेचर ऑफ गैस। ऐसा क्यों है? क्योंकि एनोड रेज बन किस चीज़ से रही है? अगर आपने देखा हो वो बन रही है गैस से। गैस के जो पार्टिकल मौजूद थे उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वो केटाइन बन गया, यानी एनोड रे बन गया। ठीक है जी। तो यहां पर ये बन रहे हैं किस चीज से? गैस से। समझ में आ रही बात? तो ये बिकॉज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम गैस पार्टिकल्स। एनोड रे ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैस पार्टिकल्स, क्योंकि ये बन ही गैस पार्टिकल से रहे हैं। गैस पार्टिकल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के और हम क्या बनाते हैं? केटाइन बनाते हैं, यानी एनोड रे बनाते हैं। तो डेफिनेटली ये डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर? एनोड रे डिपेंड करती है गैस की नेचर पर। अगर गैस चेंज हो जाएगी तो केटाइन का मास भी चेंज हो जाएगा, यानी एनोड रे चेंज हो जाएगी और उसकी E ओवर m वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। अगर हम क्या चेंज करेंगे? गैस जो है उसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो गैस के चेंज होने से मतलब उसका मास चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है जी। तो गैस का मास जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और गैस का अगर मास चेंज हो जाएगा तो जो केटाइन बनेगा उससे गैस के केटाइन, तो उसका मास भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और जब उसका मास जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी केटाइन बेसिकली क्या है? एनोड रे। ठीक है जी। तो एनोड रेज का मास भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और एनोड रे का मास अगर चेंज हो गया है तो उसकी E ओवर m वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। E ओवर m वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सो दैट्स वाई कि E ओवर m वैल्यू जो है एनोड रे की डिपेंड करती है किस चीज़ पर? नेचर ऑफ गैस पर। तो अगर गैस चेंज की तो गैस का मास चेंज होगा, गैस का मास चेंज होगा तो केटाइन जो बनेगा उससे उसका मास भी चेंज हो जाएगा, मतलब एनोड रे का मास चेंज हो जाएगा और उसकी E ओवर m वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। समझ में आ जाएगी बात? और लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1836 टाइम्स होता है। ठीक है जी। प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन इज कितना? 1836 टाइम्स 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन से कितना होता है? 1836 गुना जो है वो ज़्यादा भारी होता है, वज़न के अंदर कह लें या मास के अंदर कह लें। और न्यूट्रॉन 1840 गुना भारी होता है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। प्रोटॉन 1836, न्यूट्रॉन 1840 के करीब होता है। ठीक है जी। ये बात समझ में आ जाएगी। तो हमने डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज को देख लिया, उसके अंदर दो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। वाई एनोड रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज और रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज। ठीक है जी। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज देखी। अच्छा, एक और पॉइंट जो है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के अंदर या कैथोड रेज की प्रोडक्शन के अंदर हम कंडीशन फॉर
प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज या एनोड रेज, दोनों कह सकते हैं। चलें, कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज और एनोड रेज क्या होगी? दो चीजें हैं, ठीक है जी। यहां पर ही लिख लेते हैं, कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैथोड और एनोड, कुछ भी कह सकते हैं, एनोड रेज, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? कंडीशन कौन कौन सी होगी? दो कंडीशंस है। एक हमने उसका प्रेशर, वैसे हमने बताया था लेकिन दोबारा जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर आंसर की सूरत में, कि एक जो है हमने बताया था कि हम प्रेशर जो है ना, प्रेशर शुड बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट करेंगे कहाँ तक? एडजस्टेड 0.01 टॉर करेंगे, ये हमने बताया था आई थिंक। और दूसरा वोल्टेज, वोल्टेज हमने कितना लेना है? वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन, कितना होना चाहिए? 5000 से लेके 10,000 वोल्टेज। वो हमने वर्किंग के अंदर वैसे डिस्कस किया था, ठीक है जी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा जो है ना ब्रीफ आंसर जो है ना वो दे रहा हूँ ताकि आप लिख सकें अगर आ जाए तो प्रेशर शुड बी एडजस्टेड कितना होना चाहिए? इससे लेस होना चाहिए 0.01 टॉर या इससे लेस होना चाहिए। और दूसरा क्या है जी? वोल्टेज, वोल्टेज कितना होना चाहिए हमारे पास? शुड बी ग्रेटर देन 5000 से लेके 10,000 वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए या इतना होना चाहिए कम से कम। समझ में आ जाएगी बात? तो ये है जी हमारे पास एनोड रेज के बारे में हमने पूरा ओवरव्यू जो है वो देख लिया है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास न्यूट्रॉन की एक तो डिस्कवरी भी देखनी है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है, और साथ में उसका कुछ डिफरेंस आएगा स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन का प्रॉपर डिफरेंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।